भी तो वो आप कर सकते हैं, वो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ये उनको ये अधिकार दिया गया है। लेकिन मोटे तौर पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कंटेनमेंट जोन के अलावा जितना खोला जा सकता था वो बहुत हद तक खोल दिया गया है या उसका इंटेंशन दिखा दिया गया है। जैसे कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो धार्मिक स्थल है वो 8 जून से खोले जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर पूरे जून भर प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद जुलाई के महीने में उसे खोल दिया जाएगा। और इसके अलावा आगे की सारी चीजें भी लगातार कंसल्टेशन के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स वो एक SOP बनाएगी हर सेक्टर के लिए फेस्ड मैनर में, और उसको फॉलो करते हुए सारी चीजें खोली जाएंगी। जाहिर तौर पर इतना ओपननेस का मतलब सिर्फ इस बात का है कि ऐसे समय में जब संक्रमण की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है फिर भी सरकार ऐसा कर रही है, तो उसे ये समझना होगा हम सभी को कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से ऐसा हो रहा है, और क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को बूस्ट देने की जरूरत है। जैसे पिछली बार भी सरकार को ये फीडबैक मिल रहा था कि जो रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं क्योंकि प्रतिबंध बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में आर्थिक गतिविधियों को जो बूस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और सिर्फ उसके चलते इतना खोलने का फैसला किया गया ऐसे समय में जबकि संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, राजेश हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। राजेश, अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट महाराष्ट्र है, सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस वहीं पर हैं, लेकिन चूंकि मुंबई की अगर हम बात करें इकोनॉमिक कैपिटल भी है, तो बहुत जरूरी था कि अब आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो शुरू हों। तो ऐसे में एक ये बहुत ही वेलकम गाइडलाइंस आई हैं, और इसको जाहिर बात है कि इसको लोग उस तरीके से देखेंगे कि अब ऐसे में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ठीक से शुरू हो पाएंगी। बिल्कुल, देखिए गाइडलाइन तो जरूर उसका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन पूरे मुंबई में अगर हम बात करें पंकज तो 704 कंटेनमेंट जोन है, और ये कोई एक इलाके में नहीं है, कोई किसी मुंबई के किसी एक कोने में नहीं है, पूरे मुंबई में अलग अलग जगहों पर 704 कंटेनमेंट जोन है। 3000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो अभी इस वक्त सील की हुई हैं। तो मुंबई में किस तरीके से इस लॉकडाउन में मिली छूट का पालन करवाया जाएगा या उससे कितनी राहत मिलेगी, ये अभी राज्य सरकार के गाइडलाइंस आएंगे तब पता चल पाएंगे। लेकिन मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मुंबई में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में पिछली बार भी महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन्स और नॉन रेड जोन्स करके शहरों का, महानगर पालिकाओं का अलग अलग बंटवारा किया था, जिसमें से 10 ऐसे रेड जोन्स थे जहां पर कुछ भी नहीं खोला गया था, और मुंबई भी उन्हीं में से एक है। सिर्फ यहां ऑनलाइन डिलीवरीज अगर किसी चीज की होती है तो वो जरूर उसकी इजाजत दी गई थी, बाकी ना किसी चीज को नॉन इसेंशियल जो भी सामान थे उनके दुकानों को खोलने की यहां पर इजाजत नहीं थी। तो अब MHA का नया गाइडलाइन आया है, इसको महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से देखती है वो एक उस पर सबकी नजर रहेगी। साथ ही इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सर्विसेज भी खोली जाएंगी। मुंबई में आना और मुंबई से बाहर जाने पर भी प्रतिबंध है, क्या उसे खोला जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। अगर ये खोला जाता है तब भी बड़ी राहत होगी मुंबईकरों के लिए, क्योंकि बहुत लोग मुंबई में रोजाना काम करने आते हैं आसपास के जिलों से और साथ ही यहां से जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी राहत होगी। महाराष्ट्र से सटे जो दूसरे राज्य है वहां पर भी लोग काम के सिलसिले में आते जाते हैं, लेकिन इन सब पर महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से रिएक्ट करती है, उनकी क्या गाइडलाइन रहती है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन का जब ऐलान किया गया था उसके 2 से 3 दिन बाद गाइडलाइंस आई थी, और रेड जोन्स और नॉन रेड जोन्स में पूरे महाराष्ट्र को बांटा गया था। 10 महानगर पालिकाओं को रेड जोन में डाला गया था जहां पर कुछ भी खोलने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, प्रवासी मजदूरों की समस्या को भी वो एक तरह से टैकल कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अब इसके लिए किस तरह से तैयार है, क्योंकि अब एक तरह से देश खुलता हुआ नजर आ रहा है, लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आएंगे और जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में भी लोग आएंगे। पंकज, इसी बात का जिक्र किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जब उनकी गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि राज्य सरकार को कुछ अधिकार दिए जाएं कि वो अपने हॉटस्पॉट एरिया, कंटेनमेंट एरिया और उन सभी जगहों की जहां पर परेशानी हो रही है या फिर जहां पर केसेस कोरोना पॉजिटिव बढ़े हुए हैं, उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हों वो राज्य सरकार को लेने दिए जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कही थी पंकज कि जहां पर संक्रमण बढ़ता है या जहां पर संक्रमण घटता है उसके हिसाब से राज्य सरकार अपने जिला प्रशासन के साथ बैठक करेगी और उसके बाद यह तय करेगी कि यहां पर हमको किस तरीके की छूट देनी है और किस तरीके से छूट नहीं देनी है। लेकिन जैसा कि सभी हमारे संवाददाता बोल रहे थे कि आर्थिक गतिविधियों को लेकर के लगातार बात हो रही थी और इसी का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया था कि आर्थिक गतिविधियों को रेस्ट्रिक्शंस के साथ और साथ ही सैनिटाइजर के साथ, मास्क के साथ और बाकी वो सारी गाइडलाइंस के साथ खोले जाने की जरूरत है, दरअसल जिनके जरिए इकोनॉमी को बूस्ट होने में मदद मिलेगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि ऑड इवन की प्रक्रिया से
सड़क के लेफ्ट साइड की दुकानें, राइट साइड की दुकानें इस तरीके से खोल करके इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आई हैं, एमएचए की नई गाइडलाइंस आई हैं 1 जून के लिए, तो निश्चित तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रदेश में किस तरीके की गाइडलाइंस को इशू करता है। उम्मीद करते हैं कि आज से लेकर कल तक में ये गाइडलाइंस आ सकती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको इंप्लीमेंट किस तरीके से करने जा रही है, क्योंकि 27 लाख से ज्यादा श्रमिक उत्तर प्रदेश में पिछले कम से कम 10 दिनों में आ चुके हैं अलग अलग माध्यमों से। तो सरकार ये चाहती है कि सभी श्रमिकों को, सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में लेके आया जाए, लेकिन जो गाइडलाइंस तय करने का अधिकार है, जो संक्रमण से निपटने का अधिकार है, जो संक्रमण से लड़ने का अधिकार है, वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिले, ताकि वो अपने हिसाब से, अपने जिले के हिसाब से, अपने कंटेनमेंट जो जोन है उनके हिसाब से आगे के फैसले ले सके। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जिस तरीके की गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की गतिविधि को जो है वो ग्रीन जोन मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जान भी और जहान भी, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज से लेकर कल तक में अपनी गाइडलाइंस जारी करेगी और लोगों को सहूलियत हो, लोगों की परेशानी कम हो, लोगों की दिक्कत कम हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा ताकि इकोनॉमी भी बूस्ट हो। लेकिन कोरोना संक्रमण के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर कम से कम नियंत्रण लगाया सके, इसकी सरकार कोशिश जरूर कर रही है। बिल्कुल देवेंद्र, और 2 फेजेस में किस तरह की सिचुएशन बनती है, उसके बाद फेज 3 की गाइडलाइंस जो तय होंगी, यानी डेट्स जो है वो तय होंगी और उसमें क्या क्या और खुल सकेगा उसके बारे में तय होगा। या बिल्कुल, क्योंकि फेस वैल्यूर में इस लिहाज से किया गया है कि जैसी परिस्थिति रहेगी उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकें। जैसे पहले की तारीख तय कर दी गई है क्योंकि उसमें सबसे कम खतरा है, उसमें बहुत सारे राज्य ऑलरेडी सहमत हो चुके थे। आपने देखा होगा कि बंगाल ने किस तरह से अनाउंस भी बाकायदा कर दिया था कि 1 जून से वो खोलना चाह रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उसको लेकर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर खासतौर पर चाइल्ड सेक्शन को आपको कैसे चलाना है नहीं चलाना है, उसमें इंस्टीट्यूशन वाले क्या सहमत हो पाते हैं इस बात पर कि नहीं, कि जो स्ट्रिक्टनेस जो प्रोटोकॉल दिया जाएगा उसे फॉलो करेंगे कि नहीं, क्या गार्जियन इस बात के लिए सहमत है कि नहीं। तो इन सारी चीजों में बहुत वाइडर कंसल्टेशन की जरूरत थी और इसलिए केंद्र सरकार ने यह तय किया कि जून के महीने में उस फेज के लिए आप प्रॉपर कंसल्टेशन कर लें और उसके बाद जुलाई से कब खोलना है, कितना खोलना है, उसके बारे में विचार हो जाएगा। तीसरी चीज, जैसे मेट्रो वगैरह की हम लोग बात कर रहे थे, दिल्ली मेट्रो के लेकर लगातार चर्चा में है और दिल्ली मेट्रो ने अपनी तरफ से पूरे प्रोटोकॉल बनाकर उसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी कि अगर 1 जून से खोलने का परमिशन मिल जाता है तो वो ट्रेनों को रन करा लेंगे और ऑलरेडी ट्रैक पे उनका रिहर्सल भी चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का मानना है कि अभी के जो हालात हैं उसमें यह फैसला अभी नहीं लिया जा सकता। आगे जैसी परिस्थिति होगी, जो असेसमेंट होगा, उसके बाद कब खोलना है, कैसे खोलना है, इसके बाद तय कर लेंगे। तो कुल मिलाकर 3 फेज में इस लिहाज से खोला गया है, 3 फेज में इस लिहाज से किया गया है क्योंकि परिस्थिति लगातार बदल रही है। हालांकि केंद्र सरकार के लिए एक राहत की बात यह है, केंद्र सरकार और सभी राज्यों के लिए, कि जो कंसंट्रेशन है, मुख्य कंसंट्रेशन 13 शहरों में है पूरे देश भर के, लगभग 70% केसेस वहां पे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सोशल डिस्टेंसिंग और जो तमाम डू एंड डोंट्स कहा जा रहा है उसका बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो फिर केसेस इतने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। और ये मानते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, ये रिलैक्सेशन दिया गया है। कल भी पीएम के साथ गृहमंत्री अमित शाह 2 घंटे की बैठक किए थे, आज भी उन्होंने 2 घंटे की बैठक की और तकरीबन दिन में 2 बजे के लगभग इस गाइडलाइंस को फाइनल कर दिया गया था। बिल्कुल, मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें, कंटेनमेंट जोन वहां पर भी बहुत ज्यादा है, कोरोना केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में सरकार की किस तरह से तैयारी है अब, क्योंकि अब अगर इस लॉकडाउन 5 को हम देखें तो एक तरह से पूरा देश खुलता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, यह कल ही जब मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो स्तरीय मीटिंग ली थी उसमें पहले ये कह दिया था कि एक्टिव केसेस के अकॉर्डिंग कंटेनमेंट